जिसमें आपको प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी एक जगह मिलेगी। स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। तो प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी, उसके बारे में पुख्ता जानकारी हम यहाँ आपको देंगे देश के सबसे बड़े जानकारों के साथ। तो अपनी कॉफी और पेन साथ में लेकर बैठ जाएं और अगले 1 घंटे तक हमारे जानकारों की सलाह को गौर से सुनें, क्योंकि ये आपके फायदे के लिए ही है। यही नहीं, वो सारे फैसले जिससे प्रॉपर्टी बाजार में उतार चढ़ाव आते हैं, वो सारी बातें जिनसे इलाकों के दाम घटते बढ़ते हैं, वो आप बताएंगे। नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि इस्टवाल। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डालें दिन की आज क्या है खास। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की महत्वाकांक्षी परियोजना का काम है जारी। देश भर में 24 नए शहर भी बसाने की योजना, रोजगार उत्पादन और निर्यात बढ़ाने पर जोर। ज्यादा मुआवजों और नए भूमि अधिग्रहण बिल के लागू होने के बाद दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर चिंता बढ़ी, लेकिन परियोजनाओं से जुड़े अधिकारियों को भरोसा, समय पर पूरा कर लेंगे काम। मोहाली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, नोएडा और मुंबई की प्रॉपर्टीज के बारे में आपके सवालों के देंगे हम जवाब। बताएंगे कौन सा सौदा है आपके लिए सबसे फायदेमंद। और सस्ते मकान बनाने की जुगत के चलते मुंबई में सिकुड़ रहे हैं अपार्टमेंट साइज। पिछले 5 साल में आई है 31% की कमी। DMIC या दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। सरकार चाहती है कि 24 औद्योगिक शहर बसाए जाएं जो स्मार्ट सिटी कहलाएं और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तरीय हो। 2008 में शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट का पहला चरण 2019 में तैयार होना है। आइए ओयनतम ओझा के साथ इस मेगा प्रोजेक्ट का जायजा लेते हैं। This is a highly complex, this is a highly difficult, this is an extremely challenging project. But this is a project. ये बहुत ही मुश्किल, पेचीदा और चुनौती भरा प्रोजेक्ट है, इसलिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। अच्छी बुनियादी सहूलियतों के बिना विकास नहीं होगा। Plan out well. It's important to do detailed engineering well. अमिताभ कांत, DMICDC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के CEO और MD का काम आसान नहीं है। इन्हें 7 राज्यों में फैली हजारों एकड़ जमीन को विश्व स्तर की सहूलियतों वाले शहरों में तब्दील करना है। ये फ्रेट कॉरिडोर 1500 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें अंदाजन 90 अरब डॉलर की लागत आएगी और यही DMIC की असली जान होगी। इस प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 24 शहर बनाए जाएंगे। 2019 तक 7 शहरों का बुनियादी ढांचा बनकर तैयार होने के आसार है। योजना है कि निवेश क्षेत्र बनाए जाएंगे। पहले चरण में उत्तर प्रदेश के दादरी, नोएडा, गाजियाबाद में कुल 201 वर्ग किलोमीटर का 120 वर्ग किलोमीटर हिस्सा, हरियाणा के मानेसर, बावल में कुल 800 वर्ग किलोमीटर का 354 वर्ग किलोमीटर हिस्सा, राजस्थान के खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना में कुल 160 वर्ग किलोमीटर का 120 वर्ग किलोमीटर हिस्सा, मध्य प्रदेश में पीतमपुर, धार, मऊ के कुल 372.4 वर्ग किलोमीटर का 100 वर्ग किलोमीटर हिस्सा, गुजरात के अहमदाबाद, धुलेरा में कुल 903 वर्ग किलोमीटर का 540 वर्ग किलोमीटर हिस्सा पूरा होगा। महाराष्ट्र के शेंद्र, बिदकिन और दिघी पोर्ट में औद्योगिक पार्क भी DMIC के तहत बनाए जा रहे हैं। सरकारी प्रोजेक्ट्स होने के बावजूद चुनौतियों की कमी नहीं है। There is a challenge of land, very big challenge of. सबसे बड़ी चुनौती जहां से कॉरिडोर जाना है, वहां आसपास जमीन की कमी है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकारें आपस के शहरों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराएं। Shareholder agreement and state support agreement with the state government. सारी मुश्किलों के बावजूद प्रोजेक्ट धर्रे पर चल रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में ज्यादातर जमीन मिल गई है। गुजरात इस मामले में सबसे चुस्त रहा है, जबकि हरियाणा सबसे सुस्त। निवेश और औद्योगिक क्षेत्रों को बनाने के अलावा DMIC कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी बना रहा है जहां जल्दी काम पूरा हो जाएगा। 2 इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब्स में काम तेजी से चल रहा है। एक ग्रेटर नोएडा में 1700 एकड़ पर और दूसरा रेवाड़ी में 1000 एकड़ पर। 2015 तक DMIC एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत रिहायशी टाउनशिप के लिए ठेके देगी। India requires such type of project. देश को इस तरह के प्रोजेक्ट की जरूरत है। कहा जाता है कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है, वहां रियल एस्टेट भी विकसित होता है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रियल एस्टेट आएगा। The infrastructure is developed. जापान से मिलने वाले फंड और अमिताभ कांत के अथक प्रयासों की वजह से DMIC समय सीमा का पालन करने में शायद कामयाब हो जाए।
7 साल में रोजगार के मौके को 2 गुना, 9 साल में औद्योगिक उत्पाद को 3 गुना और 8 से 9 साल में निर्यात को 4 गुना करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन DMIC को पूरा भरोसा है कि तय समय में वो ये काम पूरा कर लेंगे। लेकिन DMIC के इस दावे में कितना दम है, इसके लिए हमें 2019 तक का इंतजार करना ही पड़ेगा। नई दिल्ली से ओइनीतो मोजा सिन्हा की रिपोर्ट, NDTV। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए वो क्या पेचीदगियां हैं जो सरकार को सुलझानी पड़ेंगी, इस विषय पे चर्चा करने के लिए श्री प्रवेश मिनोचा जी हमारे साथ हैं, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस और चेयरमैन हैं बोर्ड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फीडबैक इंटरनेशनल से, और श्री दिनेश गुप्ता चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अंसल API। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। प्रवेश जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आप बताइए इस प्रोजेक्ट को कारगर बनाने के लिए और कौन कौन से आयाम है और कौन कौन सी बातें जो सरकार को करनी पड़ेंगी जिससे ये प्रोजेक्ट बन के समय पर कंप्लीट हो। देखिए, सबसे जो बड़ा काम है वो है कि हम सबको थोड़ा बहुत पेशेंस रखना होगा, क्योंकि इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट हो रहा है, अगर आप उसका एक एक नोड भी ले लेते हैं तो वो मुंबई शहर से या ग्रेटर मुंबई शहर से बड़ा नोड है। अब इन शहरों को बसाने के लिए और आप उसके साथ साथ 3-4 चीज और करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं साहब उसके साथ में रेल कॉरिडोर के आसपास बने, स्मार्ट सिटी बने, ऑप्टिमम प्राइस पे बने और वहां पे इंडस्ट्रियल एंड उसके साथ साथ में कमर्शियल ग्रोथ हो। इसको टाइम लगता है, इसका प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है। शायद 1-2 साल पहले हो सकता था, लेकिन 2019 तक अगर ये सब्सटेंशियली कंप्लीट फर्स्ट फेज हो जाता है, शायद हम लाइन पर हैं। मेरे ख्याल में आज की डेट में जो एक चीज की जरूरत है वो है कि जो काम किए जा रहे हैं उनको अच्छे से किया जाए, जो कंसल्टेंसी दी जा रही है उनको अच्छे से दी जाए, फंडिंग जो है वो अवेलेबल है उनको फुली अवेलेबल कराया जाए और हम लोग सब एक थोड़ा सा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएं ताकि ये काम आगे पूरा ढंग से बढ़ सके। तो प्रवेश जी तो काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं इस चीज को लेके, लेकिन दिनेश जी आप बताइए डेवलपर्स का क्या राय है इस बारे में? जो कॉरिडोर बन रहा है जिसपे स्मार्ट सिटीज बनाने की का प्लान है, क्या डेवलपर्स वाकई में इन जगहों पर प्रोजेक्ट्स लाने के इच्छुक हैं? देखिए, इसमें कोई दुराहे नहीं है कि ये जो परियोजना है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी परियोजना है और इसके चलते हुए अगर आप देखेंगे तो ये जो कॉरिडोर है ये किसी भी तरीके से आप कोई भी आंकड़ा उठा ले, चाहे वो वहाँ पे जो पंजीकृत जो आपकी फैक्ट्रियां हैं उनकी बात कर लें या वहाँ पे जो अभी एम्प्लॉयमेंट है या उसमें जो निर्यात हम कर रहे हैं उस एरिया से, इस कॉरिडोर से एग्जिस्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो भी किसी भी तरीके से 45 से 50% जो है वो देश का जो निर्यात है या जो वहाँ पे रोजगार पैदा हो रहा है वो अभी भी वहाँ पे है। और इस परियोजना का जो एक और मूल तरह से जो एक इसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ नए कॉरिडोर्स बनाना नहीं है, उसके साथ साथ ये भी है कि जो ऑलरेडी वहाँ पे जो काम कर रहे हैं या जो वहाँ पे परियोजनाएं लगी हुई हैं या जो फैक्ट्रियां काम कर रही हैं उनका उत्पादन और बढ़े और उस उत्पादन के साथ साथ चलते हुए वहाँ पे रोजगार की और बढ़ोतरी हो। तो जहां तक मैं ये देख रहा था कि जो लक्ष्य रखा गया है कि करीबन जो वहाँ रोजगार है करीबन 30 लाख से ज्यादा रोजगार जो है ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बढ़ाएगा। साथ ही साथ जो वहाँ पे उत्पादन है वो 3 गुना करने की बात है और निर्यात जो है वो 4 गुना करने की बात है। तो किसी भी तरीके से अगर आप देखेंगे तो देश को भी एक फायदा है और इस कॉरिडोर में जो अभी कुछ परेशानियों से गुजर रहा है उसको उन समस्याओं को कम भी किया जा सके, ताकि रेल नेटवर्क हो, चाहे रोड नेटवर्क हो या कोई भी और मूल सुविधाएं हो, चाहे वो पावर हो या बिजली हो या पानी हो, कोई भी, वो सब मुहैया कराई जाए। साथ ही साथ जो कंटेनर मूवमेंट है उसको एक पुश मिले, क्योंकि आज की डेट में जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है उसमें जो मालगाड़ी है उसकी प्रायोरिटी सबसे आखिरी में आती है और उस कारण से जो है आपका फ्रेट मूवमेंट जो है वो बहुत लेट होता है। जिस तरह से प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जो पीपीपी मॉडल पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है, क्या वो अपने आप में सही मॉडल है? क्योंकि हमने देखा है कि हर इलाके के लिए एक नोडल एजेंसी है जो कि DMIC से मिलकर काम करती है। रायगढ़ की बात करें तो कुल 75,000 एकड़ का जो इलाका है रायगढ़ महाराष्ट्र में, उस पे महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने हाथ खड़े कर दिए कि जी हम तो ये जमीन एक्वायर कर नहीं सकते। तो क्या जो पूरा ये जिस प्रकार ये काम चल रहा है, क्या उसमें फेरबदल करने की जरूरत है? देखिए, जब इतना बड़ा जब ये प्रोजेक्ट कोई किया जाता है, हम इसको एक चीज हमें सोचनी पड़ेगी कि इसको कोई एक फिक्स आइडिया लेकर नहीं चला जा सकता है। आप जैसे जैसे इन प्रोजेक्ट्स में आगे बढ़ेंगे, आप अगर नेशनल स्टोरी देख ले पीपीपी की, तो पीपीपी के कई अवतार सामने आए हैं।
इसमें भी कई अवतार सामने आएंगे, धीरे धीरे करके इसमें चेंजेस होगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगा, लेकिन वो सारी चीजें ना तो पब्लिक के पास जाएंगी ना सारी चीजें प्राइवेट के पास जाएंगी। इसके अंदर चेंजेस आएंगी, बदलाव आएंगे। वो बदलाव शायद अच्छे के लिए होंगे, क्योंकि जैसे जैसे माहौल चेंज होगा, जैसे जैसे देश उन्नति करेगा, जैसे जैसे वहां पर डेवलपमेंट होगा, उसमें प्राइवेट का हिस्सा मेरे ख्याल में बढ़ेगा, कम नहीं होगा। रिस्क एलोकेशन प्राइवेट सेक्टर से कुछ अगर हद तक हट जाता है और वो सरकार पर आ जाता है, और जो ये आपका डेवलपमेंट का एजेंडा है, ये अगर प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ज्यादा चला जाता है, वो शायद मेरे ख्याल में और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। मुझे उसमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि ये मॉडल सारे डेवलपिंग मॉडल्स हैं, हर सेक्टर में हुए हैं, यहाँ इसमें चेंजेस आएंगे और ये आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, आप दोनों स्टूडियो में आए इस चर्चा के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 7 राज्यों से होकर गुजरेगा, महाराष्ट्र से दिल्ली तक पहुंचेगा और दोनों तरफ एक औद्योगिक बेल्ट बनेगी। हिंदुस्तान लगता है, सुनने में तो लगता है इसके बाद खूब आगे बढ़ जाएगा, लेकिन कब तक ये हो पाएगा, इस पर हमेशा से सवालिया निशान लगता आ रहा है। तो यही आज हम जानने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे।